Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta welcoming back to the OCM lecture. We are learning the chapter Functions of Management. Functions of Management हम सीख रहे हैं. तो इसमें आज हम लास्ट टॉपिक सीख रहे हैं. तो लास्ट टॉपिक में हमने मीनिंग फीचर्स देख लिया. अभी हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो कंट्रोलिंग में हमें क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम आज. ठीक है, तो क्या दिया हमें? फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे, है ना. तो क्या दिया है? मतलब यहाँ पर क्या होता है? कंट्रोलिंग की मदद से ही हम ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं. बाकी सारे फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो क्या है? कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ मेजरिंग द परफॉर्मेंस एट एवरी पॉसिबल स्टेज. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? हर एक स्टेप पर, हर एक स्टेज पर, पॉसिबल स्टेज पर क्या की जाती है? परफॉर्मेंस चेक की जाती है, मेजर की जाती है. फाइंडिंग आउट द डेविएशन, वो जो हमने प्लान बनाया था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कितना फर्क है, उसमें कितना डेविएशन है, वो पता किया जाता है. इफ एनी, अगर कोई डेविएशन है, अगर कोई डिफरेंस है, मीन्स हमारी प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में अगर डिफरेंस है, डेविएशन है, फर्क है, एंड टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्लान एक्टिविटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो फिर हम उस फर्क को मिनिमाइज, खत्म करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा वो फर्क ना आए, क्योंकि हम अपने प्लान, हमारा जो प्लानिंग था वही रिजल्ट में होना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट भी वही होना चाहिए. तो दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स फुलफिल करने में. ओके, देन आफ्टर सो वी कैन से दैट द कंट्रोलिंग फुलफिलिंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कंट्रोलिंग की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या कर सकते हैं? फुलफिल कर सकते हैं. राइट. उसके बाद आपको पता है मेकिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम अपने रिसोर्सेज का क्या करेंगे? इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे. सेकंड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है? वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड. बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती है बाय द मैनेजर्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द मटेरियल्स एंड द स्पॉइलेज ऑफ द रिसोर्सेज. देखो, अगर हम हमारे रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव यूटिलाइजेशन? मींस मिनिमम वेस्टेज एंड द मैक्सिमम आउटपुट, है ना. तो क्या होगा? जब टाइम टू टाइम हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी कैमरा लगा हुआ है ना, मतलब मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवेल्युएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, है ना. तो फिर वो क्या करेंगे? वेस्टेज कम करेंगे, है ना, क्योंकि कंट्रोलिंग चल रहा है. वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर. बहुत सारी टेक्निक के थ्रू क्या हो जाता है? उनका कंट्रोलिंग किया जाता है टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ताकि मटेरियल्स का वेस्टेज ना हो, एंड स्पॉइलेज ऑफ द रिसोर्सेज, और किसी भी तरीके के रिसोर्सेज, वेदर इट इज मैन, मटेरियल, मनी, और किसी भी तरीके का रिसोर्स है उसका वेस्टेज ना हो. तो स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस. हर एक एक्टिविटी के लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किया जाता है? टारगेट सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है. एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो दीज स्टैंडर्ड्स. एम्प्लॉइज क्या करते हैं? उन स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं. ओके, तो क्योंकि उनको स्टैंडर्ड के बराबर ही अपना परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी अपना स्टैंडर्ड के बराबर लेकर आना है. तो इस वजह से कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. गेटिंग. देन आफ्टर थर्ड वन, एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे हम अपने स्टैंडर्ड्स को एक्यूरेट साबित करेंगे. मतलब क्या होता है? टारगेट जो तो हमने प्लानिंग के टाइम पे किया था वो हमारा सही था या नहीं था. कभी कभी कुछ हम टारगेट मतलब बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं. मतलब हम सेट कर लेते हैं कि एक दिन के अंदर हम इतना कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता, है ना. तो यहाँ पर हमारे ये समझ में आएगा कि जो हमने प्लानिंग के टाइम पे जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्यूरेट थे या नहीं थे. ठीक है. तो क्या है? एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम. एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम, एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द मैनेजमेंट की क्या करता है? मदद करता है इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, ताकि ये समझ में आए, ये पता चले कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे प्लानिंग एक्टिविटी में वो एक्यूरेट है या नहीं है, वेदर दे आर एक्यूरेट और नॉट, वो सही थे या नहीं थे. कभी कभी हम जब प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा सेट कर लेते हैं टारगेट, लेकिन जो कि अचीव करना पॉसिबल नहीं होता. तो कंट्रोलिंग एक्टिविटी में ये समझ में आएगा जो स्टैंडर्ड हमने प्लानिंग में सेट किए थे वो अचीवेबल है या नहीं है, वो एक्यूरेट है या नहीं है. ओके, गेटिंग. देन आफ्टर रिव्यूइंग देम. तो इस वजह से जब हम उनको देखते हैं, कंट्रोलिंग मेजर्स आर फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट. इस वजह से हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? हमारे जो प्लानिंग एक्टिविटी है उसको हम थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब हम उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके. तो सो आफ्टर, इसके बाद रिव्यूइंग देम अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टेंसेस. हालात के चेंज, सिचुएशन के चेंज होने से हम अपने कंट्रोलिंग का, अपने प्लान को भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. एंड दे आर रिवाइज फ्रॉम द टाइम टू टाइम. उनको टाइम टू टाइम उनका देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है कि वो सेट सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं.
विच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग द परफॉर्मेंस एक्यूरेटली। इस वजह से हम अपनी परफॉर्मेंस को एक्यूरेटली सही तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। हमारे जो स्टैंडर्ड सेट है वो एक्यूरेट है या नहीं, इस बात का हमें इधर पता चलता है। ओके, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट मोटिवेट द एम्प्लॉइज। जैसे यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोलिंग में एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है तब उनको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, ओवर टाइम के लिए एनकरेज किया जाता है। ओके, तो क्या दिया है, आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड सेट हो चुका, हमारा टारगेट सेट हो चुका, दे आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय। स्टैंडर्ड सेट होने के बाद प्लानिंग एक्टिविटी में हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, तो उसके बाद वो स्टैंडर्ड को क्या मैनेजर खुद तक ही रखेगा क्या, नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज को बताएगा, क्योंकि उसको अचीव करने का काम तो एम्प्लॉयज ही करेंगे ना, है ना। तो दे आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉयज इन एडवांस। हम वो एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर देंगे, बता देंगे एडवांस में। ड्यू टू दिस, इस वजह से एम्प्लॉयज गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एम्प्लॉयज, इस वजह से एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि क्या करना है और कैसे करना है ना, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, परफॉर्मेंसेज आर इवेल्युएटेड। परफॉर्मेंस को, उनकी परफॉर्मेंस जब वो परफॉर्म कर रहे होंगे तब उनकी परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाता है, चेक किया जाता है, एंड ऑन दैट बेसिस, उसके बेसिस पर एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। और अगर किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो उनको क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है ना। एफर्ट्स के बदले में रिवॉर्ड तो दिया ही जाता है, तभी तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। उनको टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट दिया जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस के बदले में बोनस दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, प्रमोशन इन द टर्म्स ऑफ सैलरी एंड इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट। ओके, सो इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। इससे एम्प्लॉइज को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल, ताकि वो अपना बेस्ट लेवल पे क्या कर सके, परफॉर्मेंस दे सके। कौन, एम्प्लॉइज अपना बेस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस दे सके। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट इज दैट इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। ठीक है, गेटिंग। देन आफ्टर फिफ्थ वन, एंश्योर द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग की वजह से, जब कोई कंट्रोल कर रहा रहता है, जब हमें पता है, एम्प्लॉइज को जब पता है कि उनकी परफॉर्मेंस को कोई चेक कर रहा है, कोई देख रहा है, कैमरा लगा उनके सर पे, तो वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, डिसिप्लिन में, एकदम ऑर्डर में करेंगे, है ना। तो क्या है, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग एक फंक्शन है जिसमें ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग द अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर अनप्रोफेशनल है ना, वो अपनी पर्सनल वर्किंग में इंक्लूड है, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, देखा जाता है, तो फिर उसको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि ही इज नॉट अलाउड टू डू एनी अनप्रोफेशनल वर्क विद इन द फर्म, राइट। तो discipline is maintained by the continuous checking of the performance by the superior, and preventing actions are taken to minimize the gap between the actual and the standard. तो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली क्या किया जाता है, चेक किया जाता है बाय द सुपीरियर। कौन चेक करेगा, सुपीरियर चेक करेगा। एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप। और उनको एक्शंस को क्या किया जाएगा, एक्शंस लिए जाएंगे ताकि वो जो भी मिस्टेक उन्होंने की है वो दोबारा ना की जाए। किसके बीच में गैप कम किया जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच का जो डेविएशन है वो क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। क्योंकि कंट्रोलिंग की वजह से डिसिप्लिन ऑर्डर मेंटेन होता है। जब ऑर्डर एंड डिसिप्लिन में कोई भी काम परफॉर्म किया जाता है तो वो एकदम परफेक्ट वे में होता है। ठीक है, देन आफ्टर फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन। प्लान कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग में ये बात समझ में आती है कि कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या है, control is a function in which the results and the responsibilities of all the department managers and the subordinate are designed। क्या है, कंट्रोलिंग वो फंक्शन है जिसके अंदर रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक मैनेजर के, हर एम्प्लॉय के डिजाइन किए जाते हैं क्लियरली। समझाएगा क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में सारे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स, हर एक एम्प्लॉयज के रूल्स, हर एक सुपीरियर के रूल्स, हर एक रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी क्लियरली बताई जाती है सबको। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम, अगर सारे लोगों के बीच में, मैनेजर्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट एम्प्लॉइज, सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम हेल्प्स टू फाइंड आउट द डेविएशन इन देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी कोऑर्डिनेशन होने से हम अपने उनके बीच के फर्क पता कर पाएंगे, एंड टू यूज द रेमेडियल मेजर्स फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जो भी डेविएशन आए उसके लिए हम करेक्टिव एक्शन, डिजायर्ड एक्शन ले पाएंगे, ताकि वो मिस्टेक, वो डेविएशन, वो फर्क दोबारा ना आए। ठीक है, तो क्या है, कंट्रोलिंग क्या फैसिलिटेट करता है, कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ओके,
देन आफ्टर 7th पॉइंट इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर। कैसा प्रेशर? ये मेंटल प्रेशर रहता है, एम्प्लॉयज के माइंड पर प्रेशर रहता है कि हाँ हमें टारगेट अचीव करना है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाता है ना। तो क्या दिया है? द परफॉर्मेंसेज आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट। एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है किसके साथ कंपैरिजन करके? टारगेट के साथ कंपैरिजन करके, क्योंकि टारगेट परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। द एम्प्लॉयज आर वेरी वेल अवेयर दैट, एम्प्लॉयज को ये बात अच्छे से पता है क्या? दैट देयर परफॉर्मेंसेज विल बी इवैल्यूएटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा किस एम्प्लॉय ने कैसे परफॉर्म किया, और उन्होंने जैसे परफॉर्म किया उसके बेसिस पर उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, है ना। अगर किसी अच्छे एम्प्लॉयज ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो उसको पेनल्टी भी लग सकती है, और किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसे इंक्रीमेंट बोनस मिलेगा, लाइक दैट, है ना। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये मेंटल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर द एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। फिर एक तरह से ये साइकोलॉजिकल प्रेशर मतलब मेंटल प्रेशर उनके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है, जिससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर 8th वन क्या है? एंश्योर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कंट्रोलिंग की वजह से फर्म की इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी दोनों भी इंक्रीज होती है, ओके। कैसे? फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल। कंट्रोलिंग के फैक्टर की वजह से मैनेजर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। मोटिवेटिंग देम फॉर द हायर परफॉर्मेंस, उनको उनका हायर परफॉर्मेंस के लिए क्या किया जाएगा? मोटिवेट किया जाएगा। एंड अचीविंग द डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और सारे डिपार्टमेंट के बीच में क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन रहेगा, ठीक है। तो क्या है? इससे इनडायरेक्टली हम क्या बोल देंगे? क्या हो जाएगा? फर्म में इफेक्टिवनेस आएगी और साथ में इफिशियंसी आएगी। देन आफ्टर 9th वन, बिल्ड्स द गुड कॉर्पोरेट इमेज। जब कंट्रोलिंग अच्छा होगा तब परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो इनडायरेक्टली हमारी मार्केट में क्या हो जाएगी? गुडविल सेट हो जाएगी, राइट। तो क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग फंक्शन की मदद से फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है? बढ़ती है। इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर कंट्रोल। ये प्रॉपर कंट्रोल अगर सही तरीके से होता है तो फर्म की गुडविल, फर्म का प्रॉफिट अचीव हो सकता है। दिस बिल्ड्स द गुड कॉर्पोरेट इमेज एंड ब्रिंग्स द गुडविल फॉर द बिजनेस। इससे मार्केट में फर्म की अच्छी गुडविल बनती है, और कॉर्पोरेट इमेज उसकी फाइनेंशियल अगर उसकी स्थिति कंडीशन अच्छी है तो उसकी गुडविल में मार्केट में गुडविल बनेगी और उसकी इमेज बनेगी, है ना, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए काम आती है फर्म को प्रॉफिट अचीव करने में। ब्रांड बन जाता है वो एक, है ना। देन आफ्टर 10th वन, एक्ट एज अ गाइड। कंट्रोलिंग कैसे काम करता है? एक एक्ट के जैसे गाइड करती है, जहां पर एम्प्लॉय को गाइड किया जाता है कि हाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, राइट। तो क्या है? कंट्रोलिंग फंक्शन एक्ट एज अ गाइड फॉर एवरीवन। कंट्रोलिंग फंक्शन सबके लिए गाइड का काम करता है, सबको उसमें बताया जाता है। गाइड मतलब इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, राइट। दिस स्टेप टेकन फॉर कंट्रोलिंग एन एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट व्हाइल प्लानिंग द फ्यूचर एक्टिविटी। जो स्टेप्स हमने कंट्रोलिंग में लिए, है ना, अगर मान लो कोई स्टैंडर्ड हमने जो सेट किया हुआ एक्यूरेट नहीं है तो वो हमें कंट्रोलिंग के टाइम पे पता चलेगा, तो फिर हम वो प्लानिंग के टाइम पे भी देखेंगे कि हमें एक अचीवेबल, जो हम अचीव कर सके उतना ही प्लानिंग सेट करना है, और प्लानिंग सेट करने के बाद वो टारगेट हमारा एनी हाउ अचीव होना चाहिए, राइट। So that's what act as a guide. So that's all for today. I hope you understand. Here all the functions of management gets over. हमारे सारे functions of management हमने सीख लिए, कंट्रोलिंग तक सीख लिया। अभी हम अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन बिटवीन द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शंस के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज बताइए, और स्टडी जरूर कीजिए, क्योंकि अगर कोई बच्चा थ्योरी को ऐसे इग्नोर करता है तो बाद में उसको प्रॉब्लम आती है। और इसमें बहुत ही इजी, बिजनेस स्टडी बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार आपने अगर सुन लिया, समझ लिया, तो आपको खुद से लिखने की पावर आनी चाहिए। लॉकडाउन के टाइम पे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पॉइंट लर्न कीजिए और अंदर से खुद से लिखिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन खुद से दीजिए, okay. So I will upload the next lecture on the differentiation of the functions of management, okay. So till then take care, goodbye, thank you so much। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और लॉकडाउन के टाइम पे सबकी हेल्प हो सके, ओके। सो आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।